क्या आप कोलोस्टोमी और इलियोस्टोमी के बारे में नहीं जानते? आप मेरा वीडियो देखें और इलियोस्टोमी कोलोस्टोमी का कैसे ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप मेरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों में जिनको ये प्रॉब्लम है उनके साथ शेयर करें और मरीजों का भला करें और भलाई करने में योगदान दें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी हम तकनीकी भाषा को सरल भाषा में बदलकर आपको दिखाते हैं। आज का विषय है इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी केयर और उसमें क्या डाइट लेनी चाहिए। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, PBM हॉस्पिटल, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। आज के विषय के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी क्या होता है और इसकी केयर कैसे करनी है और इसमें क्या खान पान का ध्यान रखना है। आमतौर पर इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी किसी ने कम ही देखे होते हैं, बट कभी ना कभी आपने अपने जीवन में कभी किसी मरीज़ को केयर गिवर के तौर पर देखा होगा या फिर कभी हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो ऐसे मरीज़ों को भी देखा होगा जिनके लेटरिन का रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया हो पेट के दाएं या बाएं हिस्से में। तो पहले हम समझते हैं कि इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी क्या होता है। इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी का मतलब होता है स्टोमा, यानी कि लेटरिन के रास्ते को आंत के द्वारा डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो इसे हम स्टोमा कहते हैं। और अगर हम छोटी आंत को डाइवर्ट करते हैं तो ये पेट के राइट साइड में दाहिने हिस्से में बनता है और इसको इलियोस्टोमी कहते हैं। और अगर बड़ी आंत को डाइवर्ट करते हैं तो इसे कोलोस्टोमी कहते हैं और ये आमतौर पर बाएं हिस्से में बनता है। बाकी कोई भी सर्जन अपने हिसाब से स्टोमा बना सकता है मरीज़ की स्थिति के अनुसार। आमतौर पे इनके बनाने के कारण जो होते हैं, लैट्रिन के रास्ते में रुकावट, आंत का फट जाना या किसी कैंसर के स्थिति में भी बनाया जाता है। कई बार हमें घाव भरने के लिए रास्ता अलग से डाइवर्ट करना पड़ता है। इसे इसी प्रकार समझें कि किसी शहर में हम एंट्री करते हैं और कोई रास्ता डाइवर्ट किया हुआ है, यानी कि वहाँ सड़क का काम चल रहा है, इसलिए रास्ता डाइवर्ट किया जाता है। तो ये जहाँ से हम रास्ता बनाते हैं उससे आगे के हिस्से में कहीं रिपेयर किया होता है, तो उस वजह से ये बनाना पड़ता है। अब स्टोमा बनाना और उसको ध्यान रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टोमा टेम्परेरी भी बनता है, परमानेंट भी बनता है, ये मरीज़ की स्थिति अनुसार होता है। स्टोमा बनना एक तरह से मानसिक आघात भी होता है मरीज़ के लिए, और अगर मानसिक रूप से मजबूत भी हो तो स्टोमा की वजह से होने वाले जो चमड़ी में बदलाव और खान पान में बदलाव जो होते हैं उनकी वजह से भी मरीज़ काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आमतौर पे हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनको ये बताया नहीं जा पाता कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि हम मरीज़ों को ये एजुकेट कर सकें कि स्टोमा का कैसे ध्यान रखना है और उसमें क्या खाना है। तो शुरुआत करते हैं पहले इसका स्टोमा केयर पे। तो आमतौर पे जो इलियोस्टोमी होती है उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है बजाय कोलोस्टोमी के, क्योंकि इलियोस्टोमी में थोड़ा अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर आता है, अधपचा जो टॉयलेट होता है वो बाहर निकलता है। उस वजह से वो एल्कलाइन नेचर होता है, वो आसपास की चमड़ी को ख़राब कर देता है यदि वो लीक हो जाए, और वो उसकी वजह से जो घाव होता है उससे मरीज़ काफ़ी परेशान रहता है। तो उसके लिए हम ध्यान रखें कि प्रॉपर इलियोस्टोमी बैग फिट करें, उसका जो एडेसिव पार्ट है उसको हटा करके अच्छे से चिपकाएं। और हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी इलियोस्टोमी बैग हम लगाएं, कोलोस्टोमी या इलियोस्टोमी दोनों ही बैग में थोड़ा सा ओब्लिक रखें ताकि वो सोते समय और उठते समय वो पलटी ना खाए। और उसका ये भी ध्यान रखना होता है कि जब भी बैग 1/3 भर जाए, 1/3 हिस्सा जो भर जाए उसी समय उसको खाली कर लें, अन्यथा वो वज़न की वजह से उखड़ जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमें इलियोस्टोमी बनाए हुए काफ़ी समय हो गया है और उसकी वजह से स्किन ख़राब होने लगी है, तो बैग को हटा करके उस इलियोस्टोमी के चारों तरफ की स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या साफ़ कपड़े से क्लीन कर सकते हैं, थोड़ी देर सुखा लें। और अगर स्किन ख़राब ही हो गई है तो सिलोडर्मा नाम से ऑइंटमेंट आता है, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा बिल्कुल ही सस्ता उपाय है जिसमें ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता, वो है एल्युमिनियम पेंट।
जो कि आमतौर पे हमें पेंट की दुकान पे मिल जाता है। साफ ब्रश से वो एल्युमिनियम पेंट कर दें, उससे भी एक तरह से बैरियर बन जाता है। इसके अलावा कई अच्छी कंपनियां जैसे हॉलिस्टर, कोलोप्लास्ट इत्यादि के कई प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें इलियोस्टोमी बैग भी आते हैं, और इसके अलावा बैरियर क्रीम्स और कुछ पेस्ट आते हैं जो साइड स्पिलेज होने से रोकते हैं। बाकी इलियोस्टोमी बैग भी कई तरह के आते हैं। इलियोस्टोमी बैग 2 पीस में, 1 पीस में और बेल्ट वाले जो सबसे सस्ते आते हैं वो भी मिलते हैं। तो वो आप मार्केट में उपलब्धता के आधार पे आसपास में जो भी मिलता है उसके अनुसार मैनेज कर सकते हैं। अब रही डाइट की बात, तो डाइट में हमें ये देखना होता है कि इलियोस्टोमी और कोलोस्टोमी में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोलोस्टोमी में लगभग डाइजेस्टेड फूड पहुंचता है और इलियोस्टोमी में थोड़ा अनडाइजेस्टेड, कम डाइजेस्टेड, डिपेंड करता है कि उसकी क्या लोकेशन है, उसके अनुसार ही पहुंचता है। तो हमें पानी की मात्रा अधिक लेनी होती है और खाने पीने का जो समय निर्धारित करना पड़ता है कि आपको खुद की आंतों के मूवमेंट का खुद पता चल जाएगा कि यदि आंतें 2 घंटे में डाइजेस्ट करती है तो आप कुछ भी खाएंगे, सपोज आपने 10 बजे खाया है तो 12 बजे तक अगर इलियोस्टोमी बैग में आ जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना खान पान रखें। आप 2 घंटे का टाइम गैप रखें कि आप कुछ भी खाएं, उसमें एक टाइम फिक्स रखें। आपने 10 बजे खाया है, 12 बजे खाएंगे, फिर 2 बजे खाएंगे, और जो भी खा रहे हैं उसको चबा चबा के खाएं। इसमें वाटर इंटेक, लिक्विड इंटेक ज़्यादा, लिक्विड के अंदर सोडा या ऐसी पदार्थ जिनसे गैस प्रोड्यूस होती है जैसे दूध, लहसुन, आलू, बैंगन, गोभी, प्याज, इस टाइप के आइटम न खाएं, क्योंकि इनसे गैस प्रोड्यूस होगी और गैस पे किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि स्टोमा में से गैस बाहर आएगी और बैग फूल जाएगा। तो हालांकि आजकल ऐसे बैग आते हैं जिनके ऊपर गैस निकलने के लिए भी जगह बनी होती है, प्रेशर कुकर की सीटी की तरह, पर फिर भी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर अनयूजुअल साइट पर हैं, अनयूजुअल जगह पर हैं और वहाँ अचानक से गैस निकलती है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मिल्क प्रोडक्ट भी कम लेवें, कम मात्रा में मिल्क लेवें, लेकिन जो भी पदार्थ खाते हैं उनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा रखें। पर फ्रूट्स में ऐसे फ्रूट्स नहीं खाएं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा छिलका हो, क्योंकि ये छिलका जाकर के अटक सकता है और फिर गैस प्रोड्यूस होगी और फिर वो निकलेगा प्रेशर से, और ये छिलका अटक गया तो इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी ब्लॉक भी हो सकती है। इसके अलावा इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी में डाइट के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि वो इलियोस्टोमी जो बनी हुई है वो साइट आप रेगुलर उसको दिखाते रहें डॉक्टर को, और उसमें ये ध्यान रखना होता है कि वो कई बार अंदर सिंक हो जाती है। तो अगर सिंक हो गई तो ये कंटेंट ज़्यादा आप स्किन के ऊपर स्पीलेज होगा और ऐसी स्थिति में दोबारा ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो जो भी आपका केयर गिवर है, जो भी डॉक्टर हैं, उसके व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहें। और आजकल स्टोमा नर्स भी होती हैं जो आपको गाइड करती है स्टोमा बनाने से पहले से लेकर के स्टोमा बंद होने तक। कई स्टोमा परमानेंट होते हैं, कई टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी स्टोमा आमतौर पे 6 हफ्ते से 3 महीने के बीच में बंद किए जाते हैं। बाकी आपका जो भी सर्जन होता है वो बेटर डिसाइड करता है कि इसको कब बंद करना है। तो ये स्टोमा के बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। फिर भी हमसे कोई जानकारी छूट गई है तो आप हमसे व्यक्तिगत रूप से भी पूछ सकते हैं। ये जानकारी हम मरीज़ों की सुविधा के लिए देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने फ्रेंड सर्किल और परिवारजनों में इसे शेयर करें, और ऐसा कोई भी मरीज़ हो तो उसको भी आप व्यक्तिगत रूप से उसको शेयर करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, और आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को, और लोगों में शेयर भी करें। धन्यवाद।